Hello students, लास्ट डे वी हैव डिस्कस्ड एरे और उसमें हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से आप वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल एरे को करते हैं. देन वी हैव आल्सो सीन द एरे बाय द प्रोग्रामिंग, राइट. So today we are going to discuss about some important aspect of array like zigzag array, multi-dimensional array. ठीक है, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आज का टॉपिक है मल्टी डायमेंशन एरे. तो आज का टॉपिक जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे है. अब देखिए, वैसे तो आपका जनरल प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर जो है वो आपका 1D तक काम हो जाता है, 2D तक काम हो जाता है. 2D भी एक मल्टी डायमेंशनल का ही आप टाइप मान ही लीजिए उसको. अब बात आती है कि मल्टी डायमेंशनल एरे में जो है वो चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं. प्रोग्रामिंग हैबिट वही रहेगी जो 2D में रहेगी, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो उसको ज़्यादा प्रोग्रामिंग में करने की नीड तो नहीं रहेगी. लेकिन फिर भी हम कुछ इसका एस्पेक्ट समझ लेते हैं मेमोरी के हिसाब से. ठीक है, तो जैसे हमने एक 2 डायमेंशनल एरे के लिए किया था, मान लीजिए आपने ये रेफरेंस वेरिएबल एक ले रखा है ARR नाम से. ये पॉइंट कर रहा था 1D एरे के अंदर किसको, एक पर्टिकुलर एरे को. ठीक है, अब उसके बाद आपने 2D देखा, तो 2D में आप ये मान लीजिए कि आपने देखा यहाँ पर और भी एरे बने हुए थे इस तरीके से, राइट. इस तरीके से और भी एरे जो है वो इससे एसोसिएटेड थे, मेमोरी की बात करें तो. अब अगर जो आपका मल्टी डायमेंशनल एरेज की बात करें तो अब उसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं. जैसे एक तो होता है 3 डायमेंशन एरे, जैसे 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, इस तरह 3D पढ़ा, 4D 5D जैसा भी आपको है ना. तो वो किस तरीके से होगा ये देखिए. अब मैं मान लूँ कि अगर ये मेरा एक पर्टिकुलर एरे था और उसके बाद मैंने इसको एरे ना मान करके इसके अंदर एक एरे माना. ठीक है, अब अगर मैं इससे भी आगे इसको एक्सटेंड करूं कि ये भी मेरा एरे नहीं है, इंडेक्सेस हैं, और उसके बाद में यहाँ मेरा मेन वैल्यू डली हुई है. एरे सारे ही हैं बट एक्चुअल वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है, जहाँ आपने उसको लास्ट में डाला हुआ है. तो इस तरीके से मान लो मैं इसको और आगे फर्दर एक्सटेंड करूँ तो ये मेरा 3D एरे हो जाएगा. इसी तरीके से आप यहाँ भी आगे तक इस चीज़ को कर सकते हैं. और फिर मान लीजिए मैं मानूं कि ये वाला जो लास्ट है ये भी मेरा जो है फाइनल वैल्यूज को नहीं कंटेन करता है, यहाँ भी ये आ सकता है. ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ भी आपका एरे बन सकता है आगे भी, और इसको भी मैं और आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ. तो ये जहाँ तक जितना डीप आप जाना चाहें एरे उतना डीप चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ठीक है ना. तो ये है. अब बहुत रेयर, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा हम डीप जाते हैं. तो ये देख लीजिए, अगर आपको इस तरीके से करना हो तो आप यो मेमोरी के हिसाब से ये है कुछ इस तरीके से चलेगा. ठीक है ना. अब इसको प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो क्या इसका सिंटैक्स हो जाएगा. तो सिंटैक्स जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, पहले कोई डेटा टाइप, ठीक है, ये डेटा टाइप आ गया. उसके बाद में अब यहाँ ये ब्रैकेट्स आप बढ़ा देंगे. मान लीजिए आपने 3D लिया हुआ तो आप ये 3 ले लेंगे, और यहाँ आपने लिख दिया ARR इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर वही आपका जो नाम है पर्टिकुलर उसका या वो आप लिख देंगे. ठीक है, तो ये रेफरेंस वेरिएबल, फिर उसके बाद में न्यू, और आप चाहे उसको आगे लगाएं, और इस तरीके से आपके 3 ब्रैकेट यहाँ भी लग जाएंगे, और लास्ट में फिर ARR करके इस तरीके से मतलब आप जो है वो एरे को लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और कितनी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. बस ये है. अब इसके बाद क्या होगा, वहाँ हमने एक आई लूप लिया था, फिर अगली बार में हमने आई और जे 2 ले लिया, आई जे के हो जाएंगे लूप के अंदर, लूप चलते हुए जाएंगे. तो इन द एंड आपका वही फॉर लूप का ही एक कैस्केडिंग सीक्वेंस काम करेगा और आपके काम हो जाएंगे. ठीक है. अब अगर इससे पहले वाली में मैं बात करूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये है, कौन सी पोजीशन पर, 0 1 2 3, यहाँ पर भी ये 0 1 2 0 1 2 इस तरीके से आगे जा रहा है, और ये भी फिर 0 1 2, ये भी 0 1 2 इस तरीके से है. तो अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा. मान लीजिए मुझे यहाँ पर वैल्यू डाली हुई है, ये लास्ट वाला नहीं है. एक बार को ये मान लें
और यहाँ पर कोई 5 वैल्यू डली हुई है, या ये वैल्यू कहाँ डली हुई है, यहाँ पर ये 5 वैल्यू डली हुई है। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए क्या होगा, आप लिखेंगे ARR और उसके बाद में आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पहुँचना होगा, ठीक है, कहाँ पहुँचना होगा, यहाँ। तो आप लिखेंगे ARR ऑफ 0, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आगे। तो आगे ये फिर किससे मैप कर रहा है, 1 से मैप कर रहा है, ठीक है। देखो 0 से मैप नहीं कर रहा, हमने इसको 1 से मैप्ड माना है। तो मान लीजिए ये आपका 1 पे आ गया, या फिर ये आपका हमने 0 से लिया हुआ है, तो उसको यहीं करते हैं एक बार के लिए, ताकि आपको, आप कहीं भी इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर है और ये हमने मान लिया इधर है, इसका फर्स्ट रेफरेंस देते हैं, यहाँ है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में आप 0 लिखेंगे, तो आपने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, 1 सेलेक्ट करना है, तो आप लिखेंगे 1। तो इस तरीके से आप जो है अब किसके पास पहुंच गए, 5 के पास में पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेस करते जाएंगे। बस आपको जैसे हमने 2D में करवाया था, लूप के अंदर लूप चलवाए थे, इसी तरीके से लूप्स की प्रैक्टिस कीजिए और ये आपका मल्टी डायमेंशनल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनफ है, राइट। अब देखिए वैल्यूज को एक्सेस करना आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, किस तरीके से करेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करते हैं ज़ेग्ड एरे की। एक स्पेशल टाइप ऑफ एरे ज़ेग्ड एरे आता है, ठीक है। आपको अगर सिंपली लैंग्वेज में बताऊं तो अभी आप जो है वो काम कर रहे थे 2x2, 3x3, 4x4 इस तरीके से, है ना। मतलब आप जब एरे बनाते थे तो आपको आउटपुट में क्या शो होता था, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से शो होता था, या फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन ज़ेग्ड एरे क्या बोलता है कि अगर मैं ये वैल्यू ना रखूं, ये वैल्यू ना रखूं, या फिर मैं कोई भी लास्ट में से ये वैल्यू गायब कर दूं, ठीक है। तो जो इस तरीके से दिखने वाले एरे हैं ये जावा में बना सकते हो आप, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल एरेज में ही आता है, ज़ेग्ड एरे इसको बोलते हैं, क्योंकि नाम थोड़ा फैसिनेटिंग है इसलिए पूछा भी काफ़ी जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ज़ेग्ड एरे के लिए प्रोग्रामिंग हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये सब हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे आज, और बहुत जल्दी आपका एरे का आज आधे घंटे में इसको पूरा करके और कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है क्लोनिंग। अब ज़ेग्ड एरे में सबको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्योंकि हम हर चीज़ मेमोरी से देखते हुए आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसको भी मेमोरी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए मेमोरी में कैसे बनेगा ये तो आपको समझ जाना चाहिए। अब इस तरीके से आपने एक ARR बनाया और इसको यहाँ रेफ़र किया, रेफ़र करने के बाद में इस तरीके से आपने एक और चीज़ें ली। अब यहाँ पर मान लीजिए आप इस तरीके से ले रहे हैं, और यहाँ पर आप अगर इसको देखें तो कोई मान लीजिए एक में 2 हैं, एक में इस तरीके से 4 हैं, और एक में इस तरीके से 2 हैं। तो ये एक तरीके से ज़ेग्ड एरे का एग्जांपल हुआ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कैसे शो होगा, इस तरीके से, तो इस तरीके से ये एरे बन के आएगा। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। बस आपको प्रोग्रामिंग हैबिट होनी चाहिए। तो जैसे 2D था वही 2D सेम है, बस आपने क्या किया है, वैल्यूज़ को अलग तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आप वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट कराएंगे, जैसे मान लीजिए आपको कराना है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी करा सकते हैं इसमें वैल्यूज़ को एंटर। जैसे मान लीजिए आपने कराया ARR, और ये मान लीजिए 0th नंबर पर है, तो ARR ऑफ 0 मतलब आपको यहाँ वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो ARR 0 इज इक्वल्स टू न्यू, और आप इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर क्या डाली है हमने, 1 तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यूज़ डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सॉरी वैल्यू नहीं, मतलब इसका साइज़, इस वाले एरे का साइज़ क्या है, यहाँ पर 2 है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको इस तरीके से 2 लिख दिया, 1 लिख दिया।
इसके हिसाब से आप जो है चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और बन जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या कंटेन करेगा, इसका साइज़, जैसे मान लीजिए 1 1 2 3 4 है, अगर आप इसको लिखें 3, इस तरीके से आप जो है चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ फिर आप बाद में इंसर्ट कर लेना। पहले तो आपको इसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जब इसकी वैल्यूज़ पता होंगी तभी तो इसका साइज़ पता चलेगा आपको। इसका साइज़ यहाँ पता चलेगा, इसका साइज़ आपको कहाँ पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा ऊपर। तो यहाँ पर आपका आएगा नीचे वाले एरेज का साइज़ और यहाँ पर आएंगी वैल्यूज़। तो जैसे आपको 1D 2D एरे में करवाया है, सेम वही कंसेप्ट है, वही आपको दिमाग में लेकर के चलना है और चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ज़ेग्ड एरे काफ़ी काम में आता है जब आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर काम करना होता है, तब हम इस ज़ेग्ड एरे को काम में लेते हैं, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लोनिंग ऑफ एरे, ठीक है। मतलब आपने एक एरे बना लिया, तो आपको पता है कोई भी एक, मान लीजिए आपने 3D एरे बनाया है, तो उसमें कितना लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है और उस लाइन ऑफ कोड को लिखने में कितना टाइम आपको लग रहा है। अगर आपको सेम ही एरे बनाना हो, ठीक है, तो अगेन आप फिर दोबारा पूरा एरे बनाएंगे। इससे अच्छा जावा ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है जिसको बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ एरे। आप एरे का क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। अब वो दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। देखिए कैसे बन सकता, मतलब दो तरीके से नहीं बन सकता है, दोनों ही तरह के एरेज पर बनता है, लाइक 2D एरे पर भी और 1D एरे पर भी, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम सिंगल डायमेंशन एरे का क्लोन बनाते हैं, पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। और सेकंड क्या होगी, मल्टी डायमेंशनल एरे का, ठीक है। जब इसका हम एरे, इस वाले सिंगल डायमेंशनल एरे का क्लोन बनाएंगे, तो ये आपका क्या करेगा, डीप कॉपी करेगा इसकी, ठीक है। और ये जो है आपका, ये शैलो कॉपी करता है। अब समझने की कोशिश करना कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होती है, ठीक है। मतलब एक एरे है, उसको उठा करके यहाँ पर कोई एक एरे है, ठीक है, ARR नाम का, इसको मुझे ARR1 के अंदर कॉपी करवाना है, ठीक है। तो ये काम करना है, सिंटैक्स ये नहीं होता है, काम ये करना है, ठीक है, ताकि हमारा एफर्ट बच सके। तो अब डीप कॉपी क्या करती है, डीप कॉपी जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, उन एक्चुअल वैल्यूज को कॉपी करती है उठा करके, ठीक है। तो ये अगर आप सिंगल डायमेंशन के अंदर क्लोनिंग एरे की कर रहे हैं तो वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे करेगी। ध्यान रखना, इंटरव्यूज में कई बार इसको और इसको कंफ्यूजन में पूछा जाता है, वहां आपको कई बार वो एड्रेस से कुछ करके देता है, तो वो नहीं मानना है, आपको एक्चुअल वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। और जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो उसको शैलो कॉपी बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, आपका एड्रेस या रेफरेंस जो हैं, जो रेफरेंस होते हैं वो कॉपी होते हैं, एक्चुअल वैल्यू कॉपी नहीं होती, उसके रेफरेंस कॉपी होते हैं और उनके थ्रू काम होता है। तो कहीं आपको रिटर्न टाइप के अंदर यहाँ पर रेफरेंस मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो रेफरेंस कॉपी करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है और पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्लोनिंग ऑफ एरे कुछ इस तरीके से होता है। इसको अभी प्रोग्रामिंग में हम करके देख लेंगे किस तरीके से क्लोन होगा, ठीक है। और एक लास्ट आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्लास नेम ऑफ एरे, ठीक है। क्लास नेम ऑफ एरे का मतलब ये है कि एरे एक ऑब्जेक्ट है जावा के अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो आप एरे का बना रहे हो, वो किस क्लास से बिलोंग करता है ये आपको पता करना हो तो नॉर्मली एक फंक्शन होता है, पहले से बना हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो आपका है गेट क्लास डॉट गेट नेम
ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लास का पता कर सकते हैं, वो बेसिकली किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, छोटी सी बात है, बट ये कई बार आपको लिखा हुआ दिख जाता है गेट क्लास डॉट गेट नेम, और आपको प्रोग्रामिंग में भी ये कुछ इस तरीके से लिखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा कहीं पर स्ट्रिंग, मान लीजिए नेम आपने कोई लिया हुआ है, तो सी डॉट गेट नेम, अगर इससे ऊपर आपने क्लास ले रखी है तो क्लास से हो जाएगा, अदरवाइज आप सीधा गेट क्लास डॉट गेट नेम लिख करके इसको कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका जो है एरे की किसी पर्टिकुलर क्लास को जानना हो, ये प्रूव करने के लिए आपको टॉपिक बताया है कि एरे ऑब्जेक्ट होता है, कई जगह लिखा है कि नहीं होता है, या कई बुक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा हुआ है लोकल ऑथर्स में। तो आपको ये बताने के लिए कि एक फंक्शन है जो ये पता कर सकता है कि किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये प्रूव करने के लिए आपको ये टॉपिक बताया है। तो इसका मतलब अब ये फंक्शन पहले से बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियस बात है कि ये ऑब्जेक्ट ही रहा होगा, तभी हम इसको पता कर पा रहे हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो बस ये आपके एरे के रिगार्डिंग थ्योरी थी। अब इसके प्रैक्टिकल देखते हैं और इसमें कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे आज, और आज का आपका एरे जो है वो आज फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जावा के बारे में बात कर रहे थे, और मल्टी डायमेंशनल जावा हमने मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे हमने देखा जावा के अंदर। ज़ेग्ड एरे के बारे में हमने बात की, जिसमें आप कॉलम्स को डिफ़र करते हैं। ठीक है, तो वो सब हम अभी करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ज़ेग्ड एरे हम करके देखते हैं, जो काफ़ी पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एरे जो है उसको आप डिक्लेयर करेंगे विद ऑड कॉलम्स। ठीक है, मतलब ऑड कॉलम्स का मतलब क्या है, हम कॉलम्स को डिफ़र करेंगे, मतलब जब हम उसमें डालेंगे वैल्यूज़, तो जैसे आपने डाला सबसे पहले ARR, उसके बाद में एक जो हम एरे बनाते हैं इंडेक्सिंग के लिए, उसके अंदर हम ऑड वैल्यूज़ डालेंगे, तो उसके बाद जो बन के आएंगे वो आपके कॉलम्स जो होंगे वो ऑड कॉलम्स होंगे। जैसे मैंने लिटा के बनाया था, आप उनको अगर खड़ा कर देंगे तो वो आपको रोज़ जो है, वो जो एरे है वो कॉलम्स की तरह दिखना चालू होंगे, तो वो छोटे बड़े होंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं एक एरे को, आप न्यू से भी कर सकते हैं, यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट ले सकते हैं, बट इट विल टेक टू मच टाइम। हमने एक बार करके देख लिया है, आप उसको बार बार, सेम ही कोड है, आप चाहे तो कॉपी पेस्ट वहाँ से उठा के कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं बार बार यूज़र से नहीं लूँगा, सो दैट टाइम आपका बचे। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको बोला पहले 3 साइज़ दिया, तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले आपने डिक्लेयर किया एरे को और उसको 3 साइज़ दिया। ठीक है, 3 साइज़ आपने उसको दिया, इसका मतलब ARR आपका रेफरेंस बना, और उससे आपने एक एरे बनाया जो कि 3 वैल्यूज़ रखेगा आपके पास। फिर उसके बाद में उसमें जो कॉलम्स बनेंगे नीचे वाले, वो हम ऑड रखने वाले हैं, उनका साइज़ ऑड रखने वाले हैं। तो अब हम एरे को इसके बाद में और पूरी तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अभी तो सिर्फ उसका हमने ऊपर वाला साइज़ दिया है, अब देते हैं आगे। इसका जो 0th इंडेक्स है उस पर मान लीजिए आपने दिया न्यू इंट 3। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है 0, 1 और 2 तक जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए आपने वैल्यूज़ डाली हैं, तो अब आपको ये 0, 1 एंड 2 इंडेक्स तक जाएगा। और यहाँ पर जो ये हम 3, 3, 3 है, इसको थोड़ा सा चेंज करके 4 कर दें और इसको 2 कर दें, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि पहले में जो कॉलम है उसमें 3 होंगे, और उसके बाद 4 रोज़ होंगी कॉलम में, उसके बाद 2 होंगी। तो एक तरह का ज़ेग्ड एरे आपको देखने को मिलेगा, जो दिखने में कुछ एरे टाइप मतलब मैट्रिक्स टाइप आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें इनिशलाइज़ करते हैं ज़ेग्ड एरे को हम। मान लीजिए आप लेके चलते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर इंट i = 0 से चालू होगा, जैसे कल आपको प्रोग्राम करवाया ही था हमने, जिसकी कल क्लास नहीं हुई थी वो इस प्रोग्राम को देख ले। और इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपने सारी चीज़ों को इवन कर दिया तो ये 2D एरे बन जाएगा एक तरीके से, है ना। तो वो भी आपका दोबारा कवर हो जाएगा।
एरे डॉट लेंथ तक हम चलाएंगे, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होता है कि 3 तक चलता है, 2 तक चलता है, तो आप तो लेंथ तक चला दो, झंझट ही ख़त्म करो आप, ठीक है। तो ये आपने आई प्लस प्लस किया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और इनर फॉर लूप चलाएंगे जैसा कल हमने चलाया था। ये इनर लूप आप चलाएंगे, ठीक है। और इस लूप में आप क्या लिखेंगे, अब जे को यूज़ करेंगे, तो इंट जे इक्वल्स टू 0, और जे भी आपका कहाँ तक चलेगा, लेस देन ARR यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आई तक चलाएंगे, ठीक है। और देन सेमीकोलन, और देन आपका ARR ऑफ आई और उसकी लेंथ तक, ठीक है। तो ये आप तब तक चलाएंगे जब तक कि वो ऊपर वाले के बराबर। ये जब आप करके देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में चीज़ें आने लगेगी, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब आपका नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ आप प्रिंट करवा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, देन यू कैन प्रिंट आउट लाइक ARR ऑफ आई, और साथ में आपको क्या करना है, जे भी प्रिंट करना है, ताकि आपको वो चीज़ें साथ में दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो, अच्छा प्रिंट का काम तो अभी आप बाद में करवाना, अभी तो पहले अपन इसको सेट तो करवा लें कम से कम। तो आई का हमारा काम हो गया है, जे का काम हो गया है, इसको अभी थोड़ा सा नीचे ले लें, ठीक है। तो ये आपके प्रोग्रामिंग हैबिट पर डिपेंड करता है, आप कौन सा काम पहले करते हैं, कौन सा बाद में करते हैं, ठीक है। तो आपने आई ले लिया और ये एरे की लेंथ तक चल रहा है, जे लिया वो भी आपने 0 से किया इनिशियलाइज, और इसको आपने एरे ऑफ जो आई की वैल्यू ऊपर से आ रही है उसकी लेंथ तक आप चलाएंगे, क्योंकि नीचे वाले पर आप ले रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी का जब भी आप यूज़ करके चीज़ों को देखेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द मोर एक्यूरेट थिंग्स, राइट। सो दिस इज़ ARR डॉट लेंथ, दिस इज़ बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर एरे, राइट। सो यहाँ पर आपने ये ले लिया। अब देखिए, इफ़ यू वांट टू, इसको आपको दोबारा लिखना होगा, ये तो प्रिंट करवाने के काम आता है, तो इसको अगर हम अभी छोड़ भी दें तो यहाँ पर एक हम काउंट ले लेते हैं, ठीक है, और उसको प्लस प्लस होता हुआ जाएगा वो, तो ARR ऑफ आई देन जे, राइट। और इसके अंदर हम काउंट प्लस प्लस डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। 2 फॉर लूप लिए हैं हमने, और फॉर लूप जो लिया है उसके अंदर हमने जो काउंट जो है वो यूज़ किया है, और ARR आई के साथ में हमने उसको आई और जे के अंदर उसको इनिशलाइज करवा दिया है, ठीक है। तो काउंट हमने ऊपर लिया भी नहीं है, तो काउंट यहाँ भी एक बार ले लेते हैं, ताकि आपका जैक्ड एरे इनिशलाइज हो जाएगा। इसको 0 से कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक जो हमने इनिशलाइज करने का काम है जैक्ड एरे को, वो हो गया है आपका, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूँ कमेंट में, तो यहाँ तक आपने क्या किया है, इनिशलाइज द जैक्ड एरे, ठीक है। और यहाँ आपने क्या किया था, डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन आपने यहाँ पर पर्टिकुलर इसका किया था, यू आर डिक्लेयरिंग द जैक्ड एरे। तो ये हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन का काम आपका हो गया है। नाउ यू हैव टू प्रिंट द जैक्ड एरे, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए आप लिखेंगे फॉर, वही ऊपर वाला उठा लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा, फॉर प्रिंटिंग
एरे, राइट। यहाँ भी हमने इसको AR.length तक किया, फिर जो AR.length है वहाँ तक चलाया, उससे लेस देन तक, देन J++ किया, और उसके बाद में यहाँ पर वो system.out.print हम लिख देंगे तो वो हमको एज इट इज़ चीज़ जो है वो दिख जाएगी। इस लूप में लिखेंगे तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो बार बार हटेगा। यहाँ हम लिख देते हैं system.out.print ठीक है, println, देन ये आपका न्यू लाइन डालने के लिए हमने किया है और इससे ऊपर इसको प्रिंट करवा देंगे। जब भी आपका ज़ेड एरे में लाइन चेंज होगी तो वो इससे होगी, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था। और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं ARR ऑफ I देन J। तो इन केस यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम वाइल अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर कोड, तो आप एक बार कल का भी वीडियो देख लेंगे तो आपको ये लूपिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो लूपिंग को मैं ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमने कल डिस्कशन में अच्छे से ले ही ली थी। चलिए, तो ये आपका लाइन डाल देगा एक, नेक्स्ट लाइन, और ये तीनों ब्रैकेट्स आपके आ गए। तो इस तरीके से आप ज़ेड एरे को करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट्स को ठीक कर देता हूँ। अब एक बार आप ब्रैकेट्स चेक कर लीजिए इसके रिगार्डिंग ये ठीक हैं या फिर नहीं हैं। सबसे पहले आपने लिया एरे, डिक्लेयर किया, यहाँ तक कोई ब्रैकेट नहीं है, देन आपने फॉर लूप लगाया 1 2, ठीक है, और उसके बाद में इसको स्टार्ट किया। आप चाहते तो ब्रैकेट्स को अवॉइड भी कर सकते थे, जैसे ये वाले ब्रैकेट्स हैं ऊपर वाले, इनको आप अवॉइड भी कर सकते थे और आपका जो है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रन कर जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। जावा सी array example 4.java, ठीक है, कंपाइल हो गया है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दिख जाएंगी। अब देखिए, मान लीजिए आपको इनको ट्रेस करना हो कि वैल्यूज़ कहाँ क्या आ रही है, कहाँ क्या जा रही है, तो आप इसकी डीबगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखे हुए कोड को कैसे समझेंगे, इसकी डीबगिंग भी की जा सकती है। वो कैसे की जा सकती है, आप जैसे system.out.print है, ये वाली जो चीज़ है, इसको आप और भी इन फॉर लूप्स के ऊपर लिख करके चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक चला था। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ये, और आपको यहाँ पर चाहिए कि ये वैल्यू प्रिंट हो जाए कि यहाँ पर कौन सी आई की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ रही हैं, है ना। तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, एरर तो इसमें कोई आएगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ आई चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आई चेक करना है, ठीक है, कि आई की वैल्यूज़ कितने तक चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको कंपाइल रन करते हैं दोबारा, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ें जो हैं आपको किस तरीके से काम में आती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ एक न्यू लाइन डाल करके देख सकते हैं जो भी आपके आई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो चल रही हैं इधर। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपका पहले ही था। अब आई की वैल्यू 0 1 2 दिख रही है आपको फर्स्ट कॉलम में, इसका मतलब आई जो है आपका 0 1 और 2 3 बार चला है और 3 ही बार चलना चाहिए, ठीक है, जो कि ये 3 है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामिंग स्टाइल पर कि आप उसको किस तरीके से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ज़ेड एरे जो है उसका कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हमने जब बात की थी तो बात की थी एक उसके बारे में, क्लास नेम ऑफ एरे के बारे में। तो वो भी आपको अगर करना हो तो आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ये पर्टिकुलर क्लास लिखी हुई है, यहाँ आपने एक एरे बनाया, इंट टाइप का एरे मान लीजिए आपने लिया, कुछ वैल्यूज़ आपने इसके अंदर डाली,
ये आपने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया है, इसमें आपने वैल्यूज़ पास की, मान लीजिए 6, 4 एंड 5, है ना। ये वैल्यूज़ आपने इसमें पास की। देन आप क्या कर रहे हैं, ये आपने डिक्लेयर भी कर दिया है एरे को और इनिशलाइज़ भी कर दिया है। इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने डिक्लेयर अलग उसमें किया था, इनिशलाइज़ आगे करना स्टार्ट किया था, है ना। तो यहाँ आपने दोनों काम एक साथ किया है। अब उसके बाद में आप लिखेंगे क्लास, और इसका कोई आप रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो सी मान लीजिए हम बना लें, और यहाँ लिखें ARR.get क्लास, ये हम लिखें, ठीक है। और उसके बाद में हम लिखें स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हमको ये स्टोर कराना है, इसका क्या नेम है, तो C.get नेम हम अगर कर दें, C.get नेम, ठीक है। और इस नेम को हम प्रिंट करवा लें। तो ये छोटा सा कोड है, इसलिए कई बार इंटरव्यूज़ में भी और हर जगह ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि क्या ये वैलिड है, इससे क्या प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए, इसको कंपाइल करिए और रन करिए, ठीक है। कंपाइल किया, देन इसको रन किया, तो आई लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसका मतलब जो भी क्लास इससे कंसर्न करती है, इंटीजर है या जो भी क्लास इससे कंसर्न करती है एरे से, उसकी क्लास ये, जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है वो आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप एरे के अंदर चीज़ों को काम में ले सकते हैं। और कितने भी जैक्ड एरे या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको 2 मैट्रिक्स को ऐड करना हो, तो वो ऐड करने के लिए आप सिंपली क्या लिखेंगे, देखिए मान लीजिए आपको सिंपली कोई मैट्रिक्स ऐड करनी हो तो आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे। मान लीजिए कोई एक तीसरी मैट्रिक्स लेंगे Cij, एक A मैट्रिक्स लेंगे, एक B मैट्रिक्स लेंगे, और उनके वैल्यूज़ को सिंपली एक प्लस बीच में लगा देंगे, तो ये प्लस होकर के और मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को फिर दे देगा और आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और कोई भी जो काम है वो इसके थ्रू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, ठीक है। अब एक जो छोटा सा प्रोग्राम है, चलिए मान लीजिए हमको क्लोन करना है एक एरे को दूसरे में, तो देखिए कितना आसानी से हो जाता है। इंट आपने कोई एरे लिया, उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ आपने डाली, फटाफट देख लीजिए। वैल्यूज़ आपने डाली, मान लीजिए कोई भी 22, 2, 3, ठीक है, 6, इस तरीके से आपने वैल्यूज़ डाली हैं। देन आप उनको प्रिंट करवा सकते आप, ठीक है। आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आप चाहें तो इसको यहाँ लिख दीजिए इस तरीके से, माई ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो इससे आपको ये प्रिंट हो जाएगा कि वहाँ ओरिजिनल एरे मेरा ये है, और उसको प्रिंट करवाना कल मैंने आपको फॉर ईच लूप से बताया ही था। तो आप इसमें लिखें इंट और आई तक चलेगा, देन आप लगाएंगे एक कॉलन, और ये ARR पे चलने वाला है, और इसको आप सीधा नीचे जो है वो प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। ये आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ आप सिंपली आई लिखेंगे और ये आपको वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज़ को रिटर्न करके देगा। अब आपको क्या लिखना है, क्लोन एरे, उसके अंदर आपको जिसके अंदर आपको क्लोन करना है, ठीक है। और ये हमने लिखा इंट क्लोन अंडरस्कोर एरे, और यहाँ हम लिखते हैं ARR, जो ऊपर वाला है एरे उसको क्लोन करना है, डॉट क्लोन,
ठीक है। सिंपली ये जो है आपका क्लोन हो जाएगा। अब आपको इसको प्रिंट करवाना है, वही फॉर ईच लूप ऊपर से उठा लीजिए, इसको यहाँ डालिए, सिर्फ चीज़ों को बदल दीजिए। आपने लिखा क्लोन एरे और सिंपली आपने आई को प्रिंट करवा दिया। और अब आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं इसको कि ये दोनों एरे जो हैं वो सेम हैं या नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 2 प्रिंट आउट लगा दीजिए, एक लिख दीजिए आर बोथ इक्वल, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको चेक करवा लेंगे। और सिंपली चेक करवाने का तरीका भी आप सीख लीजिए। ARR इज इक्वल्स टू क्लोन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, तो उस पर डिस्कशन रहने देते हैं। और इस तरीके से आपका एक काम हो जाएगा और सिंपली आपका जो एरे है वो क्लोन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा लगा दिया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको भी हम अननेसेसरी फॉर ईच लूप में लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपलिसिटी के लिए ही बनाया जाता है। चलिए इसको सेव करते हैं। चलिए हो गया है, ठीक है। तो माई ओरिजिनल एरे इज़ 22266, माई क्लोन एरे इज़ 22266 आर बोथ इक्वल। तो ये आपका आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं और आपको वैल्यूज़ जो हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न कर देगा चीज़ें। और डिस्कशन हम इसके बारे में पूरा कर चुके हैं। तो ये अब तक का हमने सारा एरे के बारे में पढ़ा। हमने क्लोनिंग भी पढ़ ली है, एरे को कैसे क्लोन करते हैं। हमने ज़ेग्ड एरे के बारे में पढ़ा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने एरे को देखा। तो ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। अब हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत है आज के लिए इतना ही।